नमस्ते, सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो भारत और चाइना को लेकर आ रही है। दरअसल अभी कहा जा रहा है कि आने वाली 17 तारीख यानी कि 17 जुलाई को भारत चीन के बीच में 16वें राउंड की सैन्य बातचीत होने वाली है। क्योंकि अभी तक आप देख ही रहे होंगे कि भारत और चीन का LAC पर तनाव जारी है। अधिकांश क्षेत्रों से चीनी सेना वापस तो हट चुकी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी तनाव बरकरार है। हालांकि ये जो 16वें राउंड की बातचीत हो रही है वो करीबन 4 महीनों के बाद होने जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच अभी तक कोई भी पूर्ण समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से तनाव अभी भी बरकरार है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद पर अपना कड़ा रुख भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि LAC पर यथास्थिति को बदलने की अगर कोई भी कोशिश की जाती है जो कि एक तरफा होती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समस्या 1962 में रणनीतिक क्षेत्रों पर चीन के द्वारा कब्जे किए जाने का नतीजा है और चीन ने 1962 में लद्दाख सहित भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और इसी की वजह से ये जो तनाव है वो बना हुआ है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मिसाइलों में जो बूस्टर होता है वो एक सबसे प्रमुख कंपोनेंट माना जाता है और इसी पर प्रक्षेपण टिका होता है। ये जो बूस्टर्स होते हैं ये मिसाइलों को मैक गति यानी कि ध्वनि की गति तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए जो शुरुआती जोर होता है वो देते हैं। और ये मिसाइलें जो होती है वो रैमजेट इंजन पर काम करती है और रैमजेट इंजन के ऑपरेशन के लिए मिसाइल को एक निश्चित मैक गति प्राप्त करनी होती है और इससे, जैसे मैंने कहा, कि बूस्टर की मदद से ही ऐसा किया जाता है। दरअसल दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी सोलर ग्रुप ने पहले स्वदेशी रूप से ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर का निर्माण किया और इसे सप्लाई करने वाली वो भारत की पहली कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि पहले ये जो बूस्टर थे उन्हें आयातित किया जाता था, लेकिन अब ये जो प्राइवेट सेक्टर फर्म है सोलर ग्रुप, उन्होंने इसे अब स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इसकी सप्लाई अब वो ब्रह्मोस एरोस्पेस को करेगी। यही दोस्तों, ये जो सोलर ग्रुप है वो इसरो के लिए भी काम कर रही है और वो अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को स्ट्रैप ऑन बूस्टर का पहला बैच भी वितरित करने वाली है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि AK-630 को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, एडवांस वेपन एंड इंडिया लिमिटेड ने AK-630 गन के लिए AO-18 बैरल का पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण कर दिया है और इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। बता दें कि 30 mm की AK-630M ऑटोमेटिक गन माउंटेड डिजाइन है, जिसे कि हवा और सरफेस टारगेट को इंगेज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। खास करके दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल, उनके हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और दूसरे जो अन्य एयर स्ट्राइक हथियार होते हैं उनके खिलाफ इस AK-630M गन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अब इसका जो बैरल है उसे एडवांस वेपन एंड इंडिया लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है हाइपरसोनिक आर्टिलरी राउंड को लेकर। बता दें कि भारत फोर्स के चेयरमैन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 155 mm असिस्टेड हाइपरसोनिक आर्टिलरी राउंड को तैयार कर रही है, जिसकी प्रभावशाली रेंज 120 किलोमीटर की होगी और भारत फोर्स के पास इस प्रोजेक्टाइल के लिए घरेलू रूप से तैयार किया गया डिजाइन भी है। बता दें कि इसमें एक रॉकेट मोटर लगी होगी जो कि इस प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक स्पीड देगी, साथ ही इसकी रेंज बढ़ी हुई होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 12 कल्याणी M4 हाई मोबिलिटी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भी तैयार कर चुकी है, जिसे सेना को देने हैं और ये 2021 में हुई डील का हिस्सा है, जिसके तहत 27 कल्याणी M4 की खरीद की जानी है भारतीय सेना के द्वारा, जिसकी कीमत है 177 करोड़ रुपए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि ब्राजील और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, ब्राजीलियन नेवी का एक डेलीगेशन भारत पहुंचा हुआ है, जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है वहां का दौरा किया। इस दौरान दोनों ही देशों ने सबमरीन तकनीक पर बातचीत शुरू की है। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की मेंटेनेंस पर भी बात शुरू की है। दोस्तों, ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ब्राजीलियन नेवी अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड SSN एल्वीरो एल्बर्टो को तैयार कर रही है, जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन का एक विस्तारित संस्करण है और ऐसे में दोस्तों संभावना ये लगाई जा सकती है कि भारत और ब्राजील दोनों SSN प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राजीलियन डेलीगेशन ने मजगांव शिप बिल्डर का भी दौरा किया और वहां पर उन्होंने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो सुविधा है उसे भी देखा। ब्राजील की नेवी चाहती है कि वो भारत के साथ मिलकर जो उनकी 4 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं उनकी मेंटेनेंस करे। तो उसे काफी अच्छा मौका है भारत के पास कि दोनों ही देश मिलकर SSN प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी सख्त जरूरत भारतीय नौसेना को इस वक्त महसूस की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चाइना को लेकर। दरअसल चाइना लगातार LAC के पास अपनी वायु शक्ति का अभ्यास कर रहा है और हाल ही में उसने भारत के एयर स्पेस का भी उल्लंघन किया था और ये सारी बातें भारतीय वायुसेना के संज्ञान में भी हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत की तरफ से भी अब अपने फाइटर जेट्स के ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है। खास करके लद्दाख एरिया में भारत ने अपने फ्रंट लाइन के Su-30 और राफेल फाइटर जेट्स की सॉर्टीज को बढ़ा दिया है। ये नहीं, रात में भी इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने LAC के पास अपना S-400 और HQ-9 सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और चाइनीज फाइटर जेट्स की शॉर्टेज भी काफी बढ़ गई हैं।
तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना किस तरीके से मूड बनाकर वहां पर बैठा हुआ है, और वो तैयारी इसीलिए कर रहा है कि सामने उसे मालूम है कि भारतीय शेर बैठे हुए हैं जो कि पहाड़ी युद्धों में माहिर माने जाते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के पास एक मजबूत क्षमता है। इसके अलावा पहाड़ी युद्धों में कैसे लड़ा जा सकता है, इसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। दोस्तों अगली खबर HAL से आ रही है। दोस्तों HAL के चेयरमैन ने AMCA के टाइटेनियम बल्क हेड की मेटल कटिंग लॉन्च की है, जिसे कि नासिक सुविधा में लॉन्च किया गया है। इस दौरान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कई वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि टाइटेनियम बल्क हेड फ्यूजलार्ज की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, यानी कि बैकबोन, और अलग अलग टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल AMCA के एयरफ्रेम में किया जाएगा, ताकि हाई साइक्लिक लोड्स जो कि हार्श वातावरण की स्थिति में एयरफ्रेम और उसके जो क्रिटिकल सिस्टम है उनको असाधारण प्रतिरोध मिल सके, खासकर कि हाई टेम्परेचर और वातावरण के प्रभाव से। बता दें कि टाइटेनियम अलॉय का ये जो बेहतर संयोजन है वो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनमैन्ड ऑल टेरेन व्हीकल का परीक्षण करने जा रही है, और इनमें से वो बेहतर उत्पाद को चुनेगी। ये टेस्ट लद्दाख में किए जाएंगे। ऐसे में कल्याणी ग्रुप ने अपना स्वदेशी रूप से तैयार किया गया ऑटोनोमस सिस्टम भारतीय सेना के पास भेजा है, जो कि 500 किलोग्राम का कैरियर लोड ले जा सकता है, और इसकी 6 घंटे की बैटरी लाइफ है, और इसके अलावा ये मोटर के साथ 14 घंटे तक ऑपरेट हो सकता है। वहीं जो दूसरा वाहन है उसे टोरस रोबोटिक्स ने भारत अर्थ मूवर्स के साथ मिलकर बनाया। इसके लिए भी सेना विचार कर सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 750 किलोग्राम है। दोस्तों अगली खबर आ रही है ISI और नेपाल को लेकर। दरअसल कुछ खबरें सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ISI हमेशा काठमांडू में मौजूद रहता है, लेकिन हाल ही में वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, और सक्रिय रूप से वो जो रिटायर्ड नेपाली सुरक्षा बल हैं उन्हें अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने ISI के द्वारा एक रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नेपाली सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल को शामिल करने की योजना बनाई है, जो कि पहले नेपाल की खुफिया जानकारी विभाग में शामिल थे। बता दें कि ISI यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अक्सर भारत में परेशानी पैदा करने के लिए नेपाली क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, और यही नहीं, आप सबको मालूम ही है कि 1999 में तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के कामधार में IC-814 का अपहरण काठमांडू से हुआ था, जिसकी वजह से भारत को उस समय जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर को वापस भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसने बाद में जाकर जैश ए मोहम्मद जैसा आतंकी समूह शुरू किया। दरअसल ISI ने भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय होने का फैसला किया है, और बांग्लादेश और मालदीव से वो काम भी कर रहा है, जिसमें कि म्यांमार के कुछ रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने बांग्लादेश में शरण मांगी है। निश्चित रूप से ISI का एक सहयोगी सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान की तालिबानी सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, भले ही वो एक वांटेड टेररिस्ट क्यों ना हो। तो ऐसे में दोस्तों अब भारत को अलर्ट होने की जरूरत है, खासकर कि नेपाल में जिस तरीके से उनके रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ISI में शामिल किए जाने की योजना बन रही है। ये एक हाई अलर्ट है, इसलिए दोस्तों इसलिए जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तो चाक चौबंद बनानी पड़ेगी। इसके अलावा राजनीतिक और सैन्य रूप से भी बड़े एक्शन लिए जाने की सख्त जरूरत है। बढ़ते अगली खबर जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों चीन के एक अधिकारी ने कहा है कि उनका देश बहुत जल्दी एक नए बम वर्षक की पहली उड़ान करने वाला है। यह ऐतिहासिक उड़ान होगी, और ये बम वर्षक चीन के एयरफोर्स की ताकत में बढ़ोतरी करेगा। इस बम वर्षक का नाम है S-20 स्टेल्थ बॉम्बर। वहीं ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के चाइनीज फ्लाइट टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की टेस्टिंग जल्द ही होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका के B-2 बम वर्षक का चीनी वर्जन है। ऐसा कहा जा रहा है कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की जो उड़ान रेंज है वो 8,500 किलोमीटर है, यानी कि ये पूरे भारत में कहीं भी जाकर बम गिरा सकता है। इसके अलावा ये अमेरिका के पश्चिमी इलाके तक जाकर हमला कर सकता है। H-20 स्टेल्थ बॉम्बर में कम से कम 10 टन के पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस अन्य बम वर्षक के टेस्ट फ्लाइट की उम्मीद जताई जा रही है वो है J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। ये सभी विमान 80,000 टन क्लास के विमान वाहक पोत फुजियान पर तैनात किए जाएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक नए वीडियो में जानकारी दी थी, जो कि एक कंपैरिजन किया गया था भारत के विक्रांत का और फुजियान का। हालांकि दोस्तों चीन ने अभी तक H-20 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में ज्यादा डिटेल्स लोगों के सामने नहीं दी है, और ना ही इसके डिजाइन को बाहर आने दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये देखने में अमेरिका के B-2 स्पिरिट की तरह दिखेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर होगी। इसकी मदद से चीन आराम से हवाई हमले कर सकता है। दोस्तों अगली खबर इसरो से आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने कहा कि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी और भूटान सरकार के इंजीनियरों ने एक छोटा सैटेलाइट विकसित किया है, और भूटानी इंजीनियरों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम न केवल भूटान के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि वो इसका हिस्सा भी हैं। भूटान के वैज्ञानिक इसरो आए हुए हैं
और उन्होंने साथ में मिलकर काम किया है और उन्होंने एक नया सैटेलाइट विकसित किया है। एस सोमनाथन जी ने कहा कि सिर्फ भूटान ही नहीं, इसरो सभी पड़ोसी देशों के साथ काम जारी रखेगा। भारत अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में भूटान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।